नमस्कार साथियों। क्या भारत सचमुच आत्मनिर्भर बन सकता है? इसका जवाब एक पंक्ति में देने से अच्छा होगा कि इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए, बातचीत कर लिया जाए। स्वदेशीकरण की बात आज देश भर में बहुत ज़्यादा हो रही है और स्वदेशीकरण की बात आज की नहीं है बल्कि 115 साल पुरानी है। 115 साल पुरानी ऐसे कि आपको पता होगा कि 20 जुलाई 1905 को जो भारत के वायसराय थे, उस समय लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने उनके दिमाग में एक बहुत ही कुटिल विचार आया कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसको दो भागों में विभक्त कर दिया जाए, बांट दिया जाए। एक भाग बनाया जाए पश्चिम बंगाल, एक भाग बनाया जाए पूर्वी बंगाल। आपको पता होगा कि बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी हुआ करती थी, जिसके अंतर्गत आसाम, वर्तमान का बांग्लादेश पूरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारे आते थे और ये सारे मिल करके बंगाल प्रेसिडेंसी बनाते थे। और उस समय का आसाम भी जो था वो भी बड़ा था। जैसे वर्तमान में आसाम है छोटा सा, लेकिन उस समय आसाम में भी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, ये सारे लगभग मिला करके आसाम हुआ करते थे और बांग्लादेश और अन्य क्षेत्र मिला करके ये पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी था। उनके दिमाग में आया कि इसको दो भागों में बांट दिया जाए, क्योंकि उस समय राष्ट्रवाद जो था, नेशनलिज़्म, वो बहुत चरमोत्कर्ष पर था, तेज़ी से बढ़ रहा था और उनको इस बात का भय था कि राष्ट्रवाद यदि तेज़ी से पकड़ा तो कहीं हमें नुकसान न हो जाए, यानी कि अंग्रेज़ों को नुकसान न हो जाए। इसको दबाने के लिए, हालांकि अंग्रेज़ों का मत ये था कि चूँकि बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ा है, उसमें प्रशासनिक कार्यकलाप ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, अतः उसको दो भागों में विभक्त किया जा रहा है। लेकिन सबको पता है कि अंग्रेज़ों की एक ही नीति थी, वो है फूट डालो राज करो वाली नीति, यानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जिसके तहत उन्होंने पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभक्त कर ही दिया। और उस समय पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे और पश्चिम बंगाल वाले एरिया में हिंदू बहुल क्षेत्र थे, जिसमें उड़िया लोग, बिहारी और बंगाली लोग थे, और उधर उस साइड में मुस्लिम ज़्यादा मात्रा में थे। उनको दो भागों में बांट दिया गया और उस समय सभी देशवासी जो हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हों, चाहे पूर्वी बंगाल के हों, चाहे भारत के अन्य क्षेत्र के हों, वो सारे एकजुट हो गए। वो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ मोर्चा खोल दिए कि इन्होंने हमको दो भागों में बांट करके एक प्रकार से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को ही अपनाया है, अतः इनको जवाबी कार्यवाही देना चाहिए। उस समय हिंदू, मुसलमान, सिख सभी एक हो गए, अंग्रेज़ों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिए। और उस समय दो नारा, एक प्रकार से कहा जाए कि दो उद्देश्य बहुत तेज़ी से सामने आए। एक था स्वदेशी, एक था बहिष्कार। स्वदेशी मतलब कि जो भारत की वस्तुएं हैं, भारत में निर्मित वस्तुएं हैं, उसका ही प्रयोग किया जाए, भारत में वस्तुओं का उत्पादन किया जाए भारी मात्रा में। और बहिष्कार मतलब ये था कि जो विदेशी इंपोर्ट होते थे, चाहे कपड़ों का इंपोर्ट होता हो या किसी अन्य चीज़ों का, उन सब का पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाए। ये दो चीज़ था और ये उस समय बहुत संभव भी हुआ, क्योंकि स्वदेशी और बहिष्कार वाली जो नीति अपनाई गई ये काफ़ी कारगर रही और अंग्रेज़ों को हिला दिया पूरी तरीके से। उस समय 1905 के इसे बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत एक काम किया गया, वो ये था कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल चूँकि डिवाइड हो चुके थे, तो उनमें एकता का भाव प्रगाढ़ करने के लिए कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, वो अलग विलग नहीं हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता, कोई भी रेखा उनके दिलों में लकीर नहीं खींच सकती। इस बात को स्थापित करने के लिए, इस बात को परिभाषित करने के लिए उसमें जो बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने रक्षाबंधन के अवसर पे एक प्रतीकात्मक रूप से काम किया कि हिंदुओं ने मुस्लिम के हाथों में राखी बांधी, मुस्लिमों ने हिंदुओं के हाथों में राखी बांधी, और वो एक दूसरे की रक्षा, सुरक्षा, सहयोग के लिए
एक प्रकार से प्रतीकात्मक रूप से वचनबद्ध हुए। और ये जो उस समय 1905 में किया गया था, वो आवश्यकता आज भी है कि हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए। किसी भी चंद लोगों की बहकावे में आ करके कोई भी हिंदू मुस्लिम के खिलाफ़, कोई भी मुस्लिम हिंदू के खिलाफ़ जो जहर घोला जाता है और जिसके कारण से दिन प्रतिदिन सांप्रदायिक दंगे, हिंसा, ये सारे हमारे आंखों के सामने आते हैं, ये बहुत ही कष्टदायी होता है। यदि हम अपने इतिहास में जाकर के देखें तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो हमें कभी भी ये सीख देने का प्रयास नहीं किए कि हिंदू मुस्लिम सामने सामने आ जाएं। इस बात का अत्यंत दुख होता है कि जब एक कट्टर हिंदू, एक कट्टर मुस्लिम अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने का, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने का प्रयास करता है। हमें अपने पूर्वजों से सीख लेनी चाहिए, चाहे जो पूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम जी, या जो शिक्षा मंत्री थे उनसे सीख लेनी चाहिए, और उस समय के जो नेता थे जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन सब से भी सीख लेनी चाहिए कि हमें कैसे एकता के भाव को प्रगाढ़ किया जाए। 1905 से लेकर के 1911 तक ये काम चले। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन एक प्रकार से चला और ये कारगर हुआ। 1911 तक आते आते अंतिम रूप से यह निर्णय ले लेना पड़ा कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल को एक करने पर अंग्रेज को विवश कर दिया गया। उसके बाद वही स्वदेशी आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। वो भारतीयों के दिलो दिमाग में एक छाप बन गया था कि ये एक अच्छा तरीका है। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। एक साल पूरे भारत का दौरा किए, भारत भ्रमण किए, भारत को देखे, अनेक शिक्षित अशिक्षित लोगों से मिले, महिलाओं से मिले, ग्रामीणों से मिले, शहरी क्षेत्रों में जाकर मिले, भारत के कोने कोने में गए और अनेक लोगों से मिले, बातचीत किए, उनके अनुभवों को समझने का प्रयास किए। और उन्होंने एक बात कही थी और ये चीज़ आज के समय में भी बहुत ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था कि 1915 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग वो नहीं लिए थे क्योंकि उसी समय वो आए थे। उसके बाद उन्होंने कहा था 1-2 साल बाद कि हमने, यानी कि महात्मा गांधी जी ने जो भी कांग्रेस की अधिवेशन में हिस्सा लिया है उसमें सिर्फ एक ही बात को खोजने का प्रयास किए हैं कि उसमें संपर्क भाषा के रूप में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा अच्छी हो सकती है। उन्होंने ये पाया कि जनसंपर्क की भाषा के लिए हिंदी भाषा सबसे अच्छी हो सकती है। और 1905 के पहले, यानी बंग भंग आंदोलन के पहले यदि देखा जाए तो कांग्रेस के जो भी अधिवेशन हुआ करते थे उसमें अंग्रेजी सूट बूट पहन करके अंग्रेजी भाषा में ही अनेक लोग कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेकर के बातचीत करते थे। लेकिन 1905 में ये बात आई स्वभाषा, जैसे इस समय स्वदेशी, स्वराज, स्वाभिमान, आत्मनिर्भर, इन सब की बात हो रही है, तो उसमें स्वभाषा की भी बात हुई और स्वभाषा की बात आज भी होनी चाहिए। 1905 के बाद ऐसा हुआ कि कांग्रेस के अधिवेशन में जो भी अधिवेशन होने लगे उसमें हिंदी भाषा को भी तवज्जो दिया जाने लगा। और जब 1857 की क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था, तो उसका भी अंग्रेज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा जिस मात्रा में पड़ना चाहिए था। उसमें भी अनेक कारणों में से एक कारण हिंदी भाषा का प्रयोग ना करना भी था, क्योंकि इसकी शुरुआत मेरठ से हुई, लखनऊ में हुआ, बिहार के कुछ क्षेत्र में हुआ, अन्य क्षेत्रों में हुआ, भारत के अन्य क्षेत्रों में भी छिटपुट आंदोलन हुए। लेकिन ये जिस प्रकार से एकीकृत होकर के ये आंदोलन अच्छे से सक्रिय रूप से काम कर सकता था वो नहीं हो पाया। तो उस समय यह चीज़ अनुभव किया गया कि यदि एक भाषा संपर्क माध्यम की भाषा होती तो यह संभव था कि सभी लोग मिल करके एक समय में ही अंग्रेज़ों के ऊपर धावा बोलते और यह आंदोलन, या कहें कि स्वतंत्रता संग्राम जो था 57 की, वो सफल होता। और हो सकता है कि 1857 के कुछ वर्षों के बाद तक भारत आज़ाद हो गया होता, लेकिन उसके बाद भी 90 साल तक वो हमारे ऊपर राज किए। उसके पीछे एक कारण भाषा
संपर्क भाषा के रूप में किसी एक भाषा का ना होना भी था, और उस आवश्यकता को आज भी महसूस किया जा रहा है। आज़ादी के बाद भी इसमें तरह तरह के व्यवधान आए हैं। भाषा के आधार पर अनेक राज्यों का गठन भी हुआ है। तो भाषा से किस प्रकार के राज्यों का भी गठन हुआ, ये भी एक संवेदनशील मसला बना हुआ था और अब भी बना हुआ है। हिंदी भाषा के ऊपर एक विस्तृत वीडियो बनाया है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद 1919 में, या कहें कि 1919 के पहले एक रोलेट एक्ट आया था, वो पता होगा आपको उसके बारे में। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए या उसका प्रदर्शन करने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोगों ने जनसभा का आयोजन किया, और अमृतसर में एक आयोजन हुआ जहाँ पर कुछ बातचीत कर रहे थे। अनेक लोग वहाँ पर आए थे, महिलाएं थे, बच्चे थे, पुरुष थे, वृद्ध जन थे, और वहाँ पर जनरल डायर 13 अप्रैल 1919 को आए और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने एक वही स्वदेशी आंदोलन को ही वो ले करके एक असहयोग आंदोलन चलाए। असहयोग आंदोलन मतलब कि अंग्रेज़ों का सहयोग ना करना। असहयोग आंदोलन चलाए। जितने भी स्कूली बच्चे थे वो सरकारी स्कूलों को छोड़ करके जो राष्ट्रीय स्कूल थे उसमें एडमिशन लेने लगे। जो वकील काम कर रहे थे, मोटे रकम कमा रहे थे, उन्होंने अपनी वकीली छोड़ दी, वकालत छोड़ दी, और अनेक पेशे के लोग अपने पेशों को छोड़ करके बाहर आ गए और गांधी जी का सहयोग देने लगे और अंग्रेज़ों का असहयोग करने लगे। और उस समय गांधी जी ने चरखा का प्रचलन किया। उनका ये भी मानना था कि कोई भी व्यक्ति हो तो उसको श्रम करना चाहिए, लेबर करना चाहिए, श्रम करना चाहिए, और श्रम के आधार पर जो उसको मिल रहा है उसका उपभोग करना चाहिए। या ये कहें दूसरे शब्दों में कि कोई भी व्यक्ति जितना भोजन कर रहा है या जितना उपभोग कर रहा है संसाधनों का, उसके प्रत्युत्तर में, या कहें कि उसको उसकी पूर्ति के लिए, प्रतिपूर्ति के लिए उतना श्रम करने की आवश्यकता है। और गांधी जी की ये जो श्रम वाली नीति थी, इसको आज के समय में विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि अनेक विद्यार्थी ऐसे हैं, अनेक विद्यार्थी, हज़ारों विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी भी, यानी कि 18 साल के हो गए हैं, 20 साल के हो गए हैं, 22 साल के हो गए हैं, 25 साल के भी हो गए हैं, कोई कोई तो 28-30 साल के भी हो गए हैं, उसके बाद भी अपने माता और पिता के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो आत्मनिर्भर के ये जो बातें चल रही हैं, इसमें यह भी आवश्यकता है कि कैसे विद्यार्थी कम से कम 18 साल के बाद वो आत्मनिर्भर हो पाएँ। अपने पिता से पैसे मांगते हैं, उससे पढ़ाई करते हैं, तो उनके ऊपर एक दिमागी मनोवैज्ञानिक तनाव भी आता है कि यार अभी इस समय हम अपने पिताजी से पैसे मांग रहे हैं। उनके दिमाग में एक वो पैसे वाली बात घूमती रहती है कि पिताजी से पैसे मांगने हैं, कैसे मांगें। तो उस चक्कर में उनकी पढ़ाई जो है वो बाधित होती है। तो भारत सरकार को, राज्य सरकार को, या अन्य जो संस्थान हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, NGOs हैं, या विद्यार्थी लोग खुद ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी बातें सोच सकते हैं कि हम विद्यार्थी जीवन में होते हुए भी किस प्रकार से कोई क्रियाकलाप में संलग्न रहें ताकि हम आत्मनिर्भर हो सकें, अपने पिता से पैसे ना मांगने पड़ें। पिता से पैसे मांगना बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ये इस बात की चिंता होती है, और ये चिंता कई बार बहुत सारे विद्यार्थियों को खाए जाती है अंदर अंदर। उनको बहुत तनाव होता है इस बात का कि पैसे कैसे मांगें। तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है, व्यापक रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है, विचार विमर्श करने की आवश्यकता है कि विद्यार्थी कैसे श्रम करें और उससे पैसे कमाएं, कुछ ना कुछ, ज़्यादा मात्रा में नहीं कि उनकी पढ़ाई को बाधित हो, लेकिन कुछ ना कुछ कमाएं जिससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़े। तो असहयोग आंदोलन उस समय चला, चरखा आंदोलन चला, लोगों ने सूत काटना शुरू कर दिया, खादी उद्योग बढ़े, जिससे आत्मनिर्भरता उस समय बढ़ी। तो इतिहास में हमें असहयोग आंदोलन से भी सीखने की आवश्यकता है। उसके बाद 1930 में एक बहुत ही संकटग्रस्त स्थिति आ गई थी। अमेरिका में वैश्विक महामंदी आ गई थी
और उसका खासकर जो प्रभाव पड़ा वो अमेरिका में पड़ा। अमेरिका में 1929 के आखिरी महीनों में एक आर्थिक महामंदी आ गई और अमेरिका पूरे खस्ता हाल हो गया। उसकी जितनी औद्योगिक स्थितियां थीं, जीडीपी था और सारी, उनका एक तरीके से विनाश हो गया। जैसे औद्योगिक उत्पादन करीब करीब 47% नीचे गिर गया। जीडीपी ग्रोथ जो था वो भी करीब करीब 30% नीचे आ गया और उसकी वजह से बेरोज़गारी की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई और करीब 20% लोग बेरोज़गार हो गए, यानी कि हर 5 में से 1 लोग बेरोज़गार हो गए। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एक बहुत ही दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन प्रत्येक क्षेत्र का किया, कृषि का, सामाजिक संरचना का, आधारिक संरचना का, औद्योगिक संरचना का, और उसमें जुट गए काम करने के लिए। और 1935 में, 5 साल के बाद 1935 में सोशल सिक्योरिटी एक्ट लेकर आए, जिसके तहत लोगों को पेंशन दिया गया। ऐसे अभिभावक जो बेरोज़गार हो गए थे उनके बच्चों को पोषण, न्यूट्रिशन आहार देने के लिए, भोजन देने के लिए भी नीति बनाई। कृषि में अधिक मात्रा में निवेश करने की नीति बनाई और धीरे धीरे जो है अमेरिका की अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी। और आज के समय में अमेरिका देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, करीब $21.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो हमें फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से भी सीखना चाहिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था से भी सीखना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। और भारत अवश्य रूप में आत्मनिर्भर बन सकता है। भाषा के आधार पर भी स्वभाषा को अपनाना चाहिए। और ऐसा बीच बीच में बातें चलती हैं, जब प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं या कोई भारत में आता है, जब भी डायलॉग्स होते हैं तो एक एफडीआई की बात चलती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो मेरे ख्याल से ये भी समझने की आवश्यकता है कि बहुत ज़्यादा एफडीआई के चक्कर में, मतलब उस स्तर तक ही एफडीआई पे बात किया जाए जहाँ तक वो प्रासंगिक हो। एक प्रासंगिक वाला लेवल जब क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं तो वो अप्रासंगिक हो जाता है। तो एफडीआई पे उतनी ही चर्चा की जाए, उतनी ही बातचीत की जाए, उतना ही परेशान हुआ जाए जितना कि अच्छा हो। क्योंकि एफडीआई जो है, कहीं पढ़ रहा था मैं कोई आर्टिकल में, उसमें बता रहे थे कि करीब 2% एफडीआई, 2% से भी कम एफडीआई भारत में आता है, जिसका उल जलूल क्षेत्रों में ही उसका निवेश होता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को वो गति नहीं मिल पाती है जिस अनुपात में उसको मिलना चाहिए। और 98% निवेश जो हैं वो भारतीय निवेश ही होते हैं, जो कि भारत की प्रौद्योगिकी, भारत के औद्योगिक क्षेत्र, इन सब में काम करते हैं और अच्छा परिणाम देते हैं। और भारत आत्मनिर्भर स्वयं से बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे प्रौद्योगिकी में देखें, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी में देखें। स्पेस टेक्नोलॉजी में जैसे आपको पता होगा, अभी 2019 में, 2018 में जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जिसको इसरो बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। वो था ASAT, यानी एंटी सैटेलाइट करके एक प्रोग्राम लॉन्च किए थे, जिसके तहत यदि भारत की भूमि के ऊपर या भारत के जल क्षेत्र के ऊपर यदि कोई सैटेलाइट अगर उसका निरीक्षण करना चाह रहा है कि भारत में क्या हो रहा है, मीन्स सुरक्षात्मक रूप से एक संवेदनशील मामला था कि कोई हमारे भारत भूमि के ऊपर आकर के हमारा निरीक्षण कर रहा है कि भारत के सिक्योरिटी की क्या स्थिति है, बॉर्डर में सिक्योरिटी किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, उसका अवलोकन कर रहा है। तो भारत की सुरक्षा के मामले में भी ये संवेदनशील मसला था और भारत ने ASAT को लॉन्च किया। उन्होंने सफल परीक्षण किया ये चीज़ करके कि आकाश में अपने ही किसी यान को उन्होंने मार गिराया और सफल प्रयोग रहा और पूरी दुनिया को दिखा दिए कि इसरो जो है, भारत का जो स्पेस एजेंसी है, वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है, हो सकता है। और
वैसे भी देखा जाए जो PSLV होता है, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसकी उसकी जो मांग है, यानी कि उसका प्रयोग करने की जो मांग है वो विश्व स्तर पर होने लगी है। यानी कि भारत अनेक ऐसे विदेशी लोगों के अंतरिक्ष यान को या जो अंतरिक्ष में कुछ भी प्रोग्राम करने हों उसके लिए भारत के PSLV का प्रयोग किया जाता है। तो भारत के लिए एक गौरव का विषय भी है और यह बात समझने की भी आवश्यकता है कि भारत आत्मनिर्भर बन चुका है, उसको किसी के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़े से और ज़्यादा उस पर काम करने की आवश्यकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी देख सकते हैं, आज भारत कोविड-19 के दौर में करीब 120 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो एक दवा है, जो कि मलेरिया की दवा होती है, और ऐसा शोध में पाया गया है कि शोध में कहें कि या प्रयोग भी किया गया है और प्रयोग में सफल प्रयोग हुआ है कि कोविड-19 के जो रोगी हैं उनको यदि HCQ यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा खिलाई जाए तो वो सही हो सकते हैं। लेकिन किसी भी दवा को प्रयोग करने से पूर्व चिकित्सकों का सलाह परामर्श लेना अति आवश्यक होता है। अपने मन से किसी भी दवा का उपभोग करने से आपके शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो किसी भी दवाई का प्रयोग करने से पूर्व चिकित्सकों का परामर्श अति आवश्यक है। और स्वदेशीकरण में बात की जाए तो रक्षा जो डिफेंस क्षेत्र है, डिफेंस क्षेत्र में भी स्वदेशीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि भारत भारी मात्रा में इज़राइल, अमेरिका, रूस, फ्रांस इत्यादि देशों से जो डिफेंस वाले जितने उपकरण होते हैं या डिफेंस के जो यान होते हैं, चाहे जलपोत हों या वायुयान हों डिफेंस वाले, उन सब का भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, मंगाते हैं, आयात करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें पैसे देने पड़ते हैं, उनको रुपए देने पड़ते हैं या डॉलर देना पड़ता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं नुकसान तो होता ही है। हालांकि इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है, रक्षा मंत्रालय या DRDO जो है, DRDO रक्षा मंत्रालय, ये सारे मिल करके इस पे काम कर रहे हैं कि स्वदेशीकरण को बढ़ाया जाए। और पिछले दिनों कुछ डिफेंस के सामान ऐसे भी थे जो विदेशों को निर्यात भी किए गए। तो ये हमारे भारत के लिए एक खुशी की भी बात है कि हम जो पहले आयात करते थे अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि कुछ चीज़ों को हम निर्यात भी करते हैं। तो इस पर और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। और इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। यदि स्वदेशीकरण को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए तो इसमें कुछ न कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, और इसका गवाह हमारा इतिहास रहा है। यदि 1990 के पहले देखा जाए, 1990 के पहले की जो भारत की आर्थिक नीति थी वो पूरी तरीके से अंतर्मुखी नीति थी कि हम विदेशों से इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो उस समय अच्छी भी बात थी कि भारत के जो उद्योग हैं उनको प्रमोट किया जाए, विदेशों से बहुत ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट ना किया जाए। लेकिन उस समय समस्या ये आने लगी कि विदेशों से इंपोर्ट ना करने की वजह से जो भारतीय घरेलू उद्योग थे वो आत्मनिर्भर तो थे, लेकिन जैसे जब किसी को बैठने की जगह दीजिए तो वो लेटने की डिमांड करता है। जब लेटने की डिमांड पूरी हो जाए तो वो पूरी खाट चाहता है, जब खाट मिल जाए तो कमरा चाहता है, कमरा मिल जाए तो महल चाहता है। यानी उसकी आवश्यकताएं जो लालच हैं वो बढ़ती जाती हैं। आत्मनिर्भरता तक 1990 के पहले सही था, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि सामानों में, प्रोडक्ट्स में घटियापन वाली स्थिति आने लगी, गुणवत्ता में कमी लाने लगे, क्योंकि उनको इस बात का कह सकते हैं कि समझ थी कि बाहर से इंपोर्ट नहीं किया जाएगा तो हमारे ही सामान बिकेंगे, मूल्य चाहे बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, हमारे सामान तो बिकने ही हैं। यानी प्रतिस्पर्धा का अभाव था, जिसके कारण से भारत के जो निम्न तबके के जो लोग थे या मध्यम वर्गीय लोग थे उनको कहीं ना कहीं नुकसान होने लगा। और 1991 में एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार किया गया LPG का, और उसके बाद विदेशी प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगे, भारत के सामानों में गुणवत्ता बढ़ने लगी। लेकिन बाद में ऐसा भी अनुभव किया गया कि वैश्वीकरण करने से या कहीं उदारीकरण करने से भारत के बहुत सारे उद्योगों को नुकसान भी हुआ।
अब फिर से इस बात पे विचार किया जा रहा है कि हम उदारीकरण की नीति में थोड़ा सा कठोरपन लेकर के आएँ, लेकिन फिर से 1990 के पहले वाली स्थिति ना बन जाए कि स्वदेशीकरण हावी हो जाए। हावी हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उस स्तर पे हावी हो जाए कि हम अपने माल की गुणवत्ता में कमी करने लगें, तो ये चिंता का विषय हो सकता है। तो इसके लिए उपाय क्या हो सकते हैं? उपाय ये हो सकता है कि भारत में एक संस्था है जिसको कहते हैं FSSAI, यानी फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इस संस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जब दिवाली में निकलते हैं, दिवाली में या किसी त्यौहार में जब निकलते हैं, तो किसी दुकान पर जब जाते हैं, ऐसा एक डिबेट में मैं देखा था, वो बता रहे थे, जो FSSAI के कर्मचारी थे वही बता रहे थे कि जब हम किसी मिठाई की दुकान पे जाते हैं उसको चेक करने के लिए, तो हमारे ऊपर हमले भी हुए हैं, तो वो हमले से बचाव कैसे किया जाए? तो इसके लिए एक मेरे मित्र ने सुझाव दिया कि वो ऐसा कर सकते हैं कि जब भी वो चेक करने के लिए जाएं तो स्थानीय प्रशासन जो है, स्थानीय प्रशासन की मदद ले सकते हैं, अपने साथ 1-2-4 कांस्टेबल ले सकते हैं और फिर जाकर के वो छापा मार सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जिससे माल की गुणवत्ता में एक सुधार हो सकता है। तो FSSAI को मजबूत करना चाहिए, ISI को भी मजबूत करना चाहिए, और जो हर चीज़ में एक मानक बनाया जाए और मानक का पूरी कड़ाई से पालन किया जाए। यदि मानक में कोई भी तरीके से छेड़खानी होती है तो उसको शून्य सहिष्णुता यानी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उसको दंडित भी किया जाना चाहिए, क्योंकि दुग्ध उत्पाद हो गए, खाद्य उत्पाद हो गए, यदि उसमें किसी प्रकार के यदि विष हो जाएं या कुछ ऐसी चीज़ें उसमें मिला दी जाएं जिससे सेहत पे नुकसान पड़ सकता है, विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं, तो वो कभी कभी हमारे जीवन को भी खतरे में डाल सकता है, हमारे स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। तो इसके लिए वस्तु की गुणवत्ता को भी जांचने की, परखने की आवश्यकता है, और इस बात पे भी नज़र रखने की आवश्यकता है कि उत्पादन की मात्रा इतनी ज़्यादा स्केल में बढ़ाया जाए। जब स्वदेशीकरण, आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, तो अपने उत्पादन को इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ाया जाए कि देश में किसी भी उत्पाद की कमी ना रहे, क्योंकि यदि उत्पाद की कमी रहेगी और मांग जनरेट होता रहेगा तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। जब वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी तो अमीर लोग ही उसको खरीद पाएंगे, और जो मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय हैं उसको नहीं खरीद पाएंगे। जैसे भारत में एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो विश्व की भी एक बहुत बड़ी कंपनी में से एक है, जिसका नाम है पतंजलि। पतंजलि में जैसे घी आप लेने जाएं, आधा किलो का घी लें तो वो 260 रुपये का मिलता है। अब 260 रुपये का घी लेकर, यानी कि 1 किलो लें तो 1000 रुपये का मिलेगा। तो पतंजलि को या किसी अन्य स्वदेशी उद्योग को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी उस समय जब स्वदेशीकरण पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा, भारत को संरक्षण मिलेगा, तो उसमें इन लोगों को इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी कि हम उत्पादन की मात्रा को इस हद तक बढ़ा दें कि उससे रोजगार का सृजन भी हो, उत्पादन बढ़ जाए, और निम्न तबके से लेकर उच्च तबके के लिए सब के लिए एक्सेसिबिलिटी यानी कि वस्तुओं तक पहुंच सुनिश्चित हो सके, ताकि किसी के ऊपर अतिरिक्त भार ना पड़े। और इसमें एक चुनौती के रूप में ये भी देखा जा सकता है, ये चुनौती भी है और अवसर भी हो सकता है, जैसे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में एक उदाहरण दे सकता हूँ वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का। वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला मतलब ये है कि किसी भी खाद्य को प्राप्त करने से पूर्व उसका विभिन्न प्रक्रमों में उसकी प्रोसेसिंग होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूक्रेन एक कंट्री है यूरोप महाद्वीप में। यूक्रेन में गेहूँ उपजाया जा रहा है, फिर उस गेहूँ को टर्की के मिलों में भेजा जा रहा है उसकी पिसाई करने के लिए। फिर पिसा हुआ वो जो आटा है वो चाइना में जा रहा है, वहाँ पे नूडल्स बन रहा है, और नूडल्स उनका जो है प्रिय आहार है। तो ये पूरा जो चैन बना, यूक्रेन से टर्की, टर्की से चाइना, चाइना से फिर वो एक्सपोर्ट करेगा, भारत में भी एक्सपोर्ट करेगा। तो ये वैश्विक खाद्य श्रृंखला एक प्रकार से है, चैन है। और विश्व के करीब
80% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों का उपयोग करते ही हैं जो कि विभिन्न देशों से मिल करके सहयोग के माध्यम से वो बन करके उनकी थाली तक पहुंचता है। और ये तो एक चुनौती हो सकती है कि हमें किसी दूसरे का साथ लेना पड़े। तो इसके लिए आवश्यकता ये है कि हमें किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। इसके लिए सभी जो आधारिक संरचनाएं हैं वो भारत में ही स्थापित किए जाएं, और भारत के पास ये क्षमता है कि सभी आधारिक संरचनाओं का भारत में निर्माण हो सकता है, वहाँ पर विनिर्माण हो सकता है। और ट्रांसपोर्टेशन यानी सड़क, रेल तंत्र, वायु तंत्र, इन सबको और ज़्यादा मजबूत करके हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये थोड़ी मात्रा में चुनौती हो सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ा अवसर भी हो सकता है। एक अवसर के रूप में ये भी, जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात चल रही है आजकल, उसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा को बनाने के लिए एक कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, रॉ मटेरियल, जिसको बोलते हैं API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। और ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी API है वो चीन से मंगाया जाता है, यानी कि हमारी निर्भरता जो है वो चीन के ऊपर बढ़ जाती है। तो हमें आवश्यकता इस बात की है कि कैसे API का उत्पादन भी भारत में किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ने सुझाव दिया है अनेक मंचों पर, अनेक लेखों में, अनेक इंटरव्यूज़ में कि API का उत्पादन भी भारत में किया जाना चाहिए ताकि हमें उसके ऊपर निर्भर न होना पड़े। क्योंकि जब कोविड-19 आया था तो उस समय एक समय ऐसा भी आ गया कि हम API का इंपोर्ट करने में असुविधा होने लगी, क्योंकि पूरी जो वैश्विक बाज़ार है वो एक प्रकार से ठप हो गया था। तो भविष्य में कभी ऐसी समस्या ना आए, न सिर्फ HCQ के लिए बल्कि अन्य उत्पादों के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अभी से चेत जाएं और सारी आधारिक संरचनाएं भारत में स्थापित की जाएं, कच्चे माल का उत्पादन भी भारत में ही उत्पादित किया जाए ताकि पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया जा सके। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए अनेक सुझाव हो सकते हैं। कुछ मेरे मित्रों ने सुझाव दिए हैं, कुछ सुझाव मैं देना चाहूँगा कि इसके उपाय क्या हो सकते हैं, आत्मनिर्भरता को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। उनमें एक 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री जी ने संबोधन दिया था। उसके 2-3 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी कहा कि जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उनके जितने भी एजेंसीज़ हैं जैसे कि AR असम राइफल्स, SSB सशस्त्र सीमा बल, BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ITBP इंडो टिबेटन पुलिस बॉर्डर पुलिस, या CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, या CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इस प्रकार की जो जितनी एजेंसीज़ हैं उनमें जो कैंटीन होते हैं, कैंटीन में स्वदेशी उत्पादों को ही रखा जाए। यानी किसी भी तरीके का चाइनीज़ सामान या किसी अन्य देश का सामान वहाँ पे ना रखने की बजाय जो स्वदेशी उत्पाद हैं उसको वहाँ पर रखा जाए, ताकि जब डिमांड जनरेट होगा स्वदेशी उत्पादों का तो अंततः जाकर के ग्रामीणों को उससे फ़ायदा होगा। और उन्होंने बताया कि करीब 50 लाख लोग, जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है इसकी विभिन्न एजेंसियों के तहत जो कैंटीनें हैं उसमें जो लोग उपभोग करते हैं वस्तुओं का, खाद्य पदार्थों का, उसमें करीब 50 लाख लोग उपभोग करते हैं, जिसमें करीब 2000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। यदि वही 2000 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो सीधा सीधा हम स्वदेशी उत्पाद पे खर्च करेंगे तो जाहिर सी बात है वो भारतीय उद्योगों को, भारतीय किसानों को, भारतीय श्रमिकों को लाभ पहुंचाएगा। और ये एक उदाहरण है, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने एक उदाहरण दिया है, एक प्रयोग किया है और एक प्रशंसनीय प्रयोग है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री से यह सीख सभी मंत्रालय को लेने की आवश्यकता है। मसलन रेलवे मंत्रालय है, रेलवे मंत्रालय एक बहुत बड़ा तंत्र है, भारत का सबसे बड़ा तंत्र में से एक है रेल तंत्र। रेलवे में भी बहुत सारे ऐसे कैंटीन स्टॉल्स होते हैं जहाँ पे हम तरह तरह के सामान रखते हैं, तो उसमें भी स्वदेशी उत्पादों को पूर्ण रूप से प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इसके अलावा कैंटीनों
के तहत जैसे स्कूल के, कॉलेजेस के, अन्य विद्यालयों के भी कैंटीन होते हैं, उसमें भी स्वदेशी उत्पादों को प्रयोग करने की आवश्यकता है। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से सीख लेते हुए इसको अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित करने की आवश्यकता है, जिससे स्वदेशीकरण को तो बढ़ावा मिलेगा ही, इसके साथ साथ आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा उदाहरण उत्तर प्रदेश सरकार से सीखा जा सकता है। अभी 15 मई 2020 के बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि भारत कहें कि उत्तर प्रदेश में करीब करीब 90 लाख पंजीकृत या गैर पंजीकृत एमएसएमई इकाइयाँ हैं। उन्होंने तर्क ये दिया कि यदि 90 लाख एमएसएमई इकाइयों के सभी इकाई यदि एक व्यक्ति को भी अतिरिक्त रोजगार देंगे तो करीब करीब 90 लाख रोजगार का सृजन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। और कोविड-19 के इस दौर में बहुत सारे श्रमिक जो प्रवास किए हुए थे, दूसरी जगह पर रह रहे थे, वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, अन्य जगहों पर भी जा रहे हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में करीब करीब 2 करोड़ श्रमिक आएंगे, जो कि प्रवासी श्रमिक थे, वो उत्तर प्रदेश में आएंगे। तो उनके लिए 90 लाख रोजगार के अवसर एमएसएमई से ही निकाले जा सकते हैं। तो ये उनका अच्छा तर्क था। और इसमें एक बात की और आवश्यकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए करीब 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लेकिन ये 3 लाख करोड़ रुपए किसी भी एमएसएमई सेक्टर को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया जा रहा है कि उनके हाथ में दिया गया हो कि भैया जाकर के ये काम करो, वो काम करो, बल्कि उनके लिए कोष फंड बनाया गया है। उस फंड में पैसे रखे गए हैं और उसमें कोई भी एमएसएमई सेक्टर का उद्योगपति जो है वो जाएगा, वहाँ से पैसे लेगा, उनको लोन के तरीके से लेगा, उसके लिए उनको चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। हालांकि उसमें कुछ ना कुछ रियायत दी गई होगी। लेकिन एक प्रोफेसर हैं भरत झुनझुनवाला, उनका लेख मैं पढ़ा, उन्होंने बड़ा अच्छा एक बात कही कि जैसे गधा होता है, गधा को यदि चलने के लिए कहा जाए तो 2 काम करने पड़ते हैं। पहला ये कि पीछे से उसको चाबुक मारिए और दूसरा उसके मुंह के सामने गाजर रखिए, 2 काम करने होंगे। इसी प्रकार से किसी भी उद्योग को चलने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि प्रोत्साहन राशि के रूप में या कहें कि राहत पैकेज के रूप में 3 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। लेकिन उसको चलने के लिए गाजर की भी आवश्यकता है। गाजर मतलब कि डिमांड की भी आवश्यकता है। तो डिमांड किस प्रकार से जनरेट हो, इस पर भी काम करना चाहिए, ताकि 3 लाख करोड़ रुपए या 20 लाख करोड़ रुपए जो पूरा पैकेज है उसका सही तरीके से यूज़ किया जा सके। तीसरा जो उपाय हो सकता है वो है जीआई टैग, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। विभिन्न पदार्थ, मतलब ऐसे कोई भी पदार्थ जो किसी क्षेत्र विशेष में उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण प्रसिद्ध हो, उस वस्तु को, वो चाहे कृषि उत्पाद हो सकते हैं, वो कोई औद्योगिक उत्पाद हो सकते हैं, कोई ऐतिहासिक उत्पाद हो सकते हैं, उस पर जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो जीआई टैग जब किसी वस्तु को दिया जाता है तो उसकी पहचान पूरे ग्लोबल रूप से बढ़ जाती है, उसकी डिमांड जो है पूरे ग्लोबल रूप में बढ़ जाती है, जिससे उस क्षेत्र विशेष का विकास तेज़ी से हो जाता है। और भारत में सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का उत्तरी जिला है, जहाँ पर कूच बिहार, दार्जिलिंग के ऊपर सिक्किम, ये सारे क्षेत्र पड़ते हैं। वहीं पे दार्जिलिंग है, एक पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत सुंदर क्षेत्र है। वहाँ पे मंगोलाइट प्रजाति के लोग रहते हैं, असमीज प्रजाति के लोग वहाँ पर रहते हैं। बहुत सारे लोग दार्जिलिंग से दिल्ली, गाज़ियाबाद में भी आके कुछ छोटा मोटा धंधा भी करते हैं। तो वहाँ की चाय को, वहाँ पे चाय के बागान हैं, चाय को भौगोलिक संकेतक या कहें कि भौगोलिक पहचान के तौर पे जीआई टैग उनको दिया गया।
क्योंकि उनके चाय में कुछ ऐसी खुशबू, कुछ ऐसा विशेष प्रकार का महक होता है जो किसी अन्य स्थानों की चाय में नहीं होता है। तो उसकी मांग विश्व स्तर पर बढ़ गई। इसी प्रकार 2018 में एक आम है, अल्फांसो आम बोलते हैं, वो महाराष्ट्र में उत्पादित किया जाता है। अल्फांसो आम को महाराष्ट्र के जो ठाणे, रत्नागिरी, रायगढ़, पालघर, ये क्षेत्र हैं, यहाँ पर अल्फांसो आम का उत्पादन होता है। उसको 2018 में जीआई टैग दिया गया। पालघर वही क्षेत्र है जहाँ पे अभी 16 अप्रैल के आसपास में एक घटना हुई थी जिसमें 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी मॉब लिंचिंग के तहत। ये पालघर वाली घटना पर भी एक वीडियो बनाया हूँ मैं छोटा सा, उसको भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। यानी 2004 से 2018 के बीच में देखा जाए तो करीब करीब 300 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और भारत में भौगोलिक विविधता बहुत भारी मात्रा में व्याप्त है। दक्षिण भारत में ले लें, मध्य प्रांतों में ले लें, या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, इन क्षेत्रों में ले लें, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में लें, तो यहाँ पर भौगोलिक विविधता बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो ऐसा संभव है कि 2004 से 2018 के बीच में 300 नहीं, कम से कम 3000 उत्पाद ऐसे हो सकते थे जिसका भौगोलिक पहचान किया जा सकता था। लेकिन ऐसा तर्क आता है कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो ऐसे तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ पर थोड़े से ज्ञान का अभाव होने के कारण, नॉलेज का अभाव होने के कारण, शिक्षा का पहुँच कम होने के कारण, लोगों की जागरूकता कम होने के कारण, डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन ना करने के कारण बहुत सारे ऐसी उत्पाद हो सकते हैं जिनकी पहचान अभी नहीं की गई है। तो आवश्यकता इस बात की है कि कैसे हम अधिक से अधिक वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान करें ताकि भारत के सभी क्षेत्रों का जीआई टैग के माध्यम से ही एक भारी मात्रा में विकास संभव हो पाए। और जीआई टैग अभी 2020 में भी कुछ समय पहले, इसी मई महीने में ही शायद, कुछ उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक शहर है गोरखपुर, जहाँ से योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, वहाँ के टेराकोटा मतलब मिट्टी के उत्पाद, मिट्टी के बने उत्पाद को टेराकोटा प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो टेराकोटा, गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और मुख्यमंत्री योगी जी का कहना है कि जो चाइना से हम दीपावली के अवसर पे गौरी गणेश की मूर्तियाँ मंगाते हैं भारत में, उसको हम पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं। पूरी तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, जितने भी टेराकोटा से बनने वाली मूर्तियां हैं, पूरी तरीके से ज़ीरो स्तर पे चाइना से इंपोर्ट किया जाए, यानी कि चाइना से ना इंपोर्ट किया जाए, और टेराकोटा से बने उत्पाद भारत में ही उत्पादित किए जाएं और उसका वितरण विभिन्न क्षेत्रों में किया जाए। तो ये भी एक बहुत अच्छा बयान था, बहुत ही क्रिएटिव बयान था, और इसका प्रयोग सफलतम रूप से किया जा सकता है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ा जा सकता है। और कृषि के क्षेत्र में वास्तव में यदि भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो कृषि के क्षेत्र में व्यापक मात्रा में सुधार करने की आवश्यकता है। 15 मई 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कृषि सेक्टर में भारी मात्रा में निवेश करने की बात कही है और विभिन्न प्रकार के उपाय करने की भी बात किए हैं। और कृषि सेक्टर के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की योजना किए हैं। और कृषि सेक्टर में करीब 11 ऐसे क्षेत्र हैं जिसकी उन्होंने पहचान की है और विभिन्न सेक्टरों में उन्होंने कुछ न कुछ राशियों को लेकर के फंड बनाया है जिसके तहत उसका विकास किया जा सकता है। उन 11 क्षेत्रों को भी थोड़े आधे मिनट में भी बताना चाहूँगा। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर। कृषि के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है या आधारिक संरचनाएं हैं, आधारिक संरचना में भी जो कोल्ड स्टोरेज हैं जहाँ पे अन्न का भंडारण होता है उसको अच्छे से उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि भारत में भारी मात्रा में उत्पादन तो हो जाता है लेकिन उसको स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की बहुत ही कमी है, जिससे भारत के बहुत भारी मात्रा में उत्पादों का नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है, खराब हो जाते हैं।
लोगों की मेहनत, किसानों की मेहनत जो है वो मिट्टी पनीत हो जाती है। तो कोल्ड स्टोरेज को बढ़ाने की आवश्यकता है, इसमें अधिक मात्रा में निवेश की आवश्यकता है। लोग इसमें निवेश करें, कोल्ड स्टोरेज की संख्या को बढ़ाएं, जिससे भारतीय उत्पादों की सुरक्षा की जा सके। और पिछले दिनों जो खाद्य मंत्रालय है, उन्होंने विदेश मंत्रालय से भी अनुरोध किया था कि आप कोई ऐसे देशों को चिन्हित करें, पहचान करें, जहाँ पर जो गरीब हैं, जहाँ पे खाद्य का उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं हो पाता है, उनकी पहचान करें। हमारे देश में यानी कि भारत में जो अतिरिक्त उत्पादन हो गए हैं, उनको हम उस क्षेत्र में या उन देशों में भेजें, ताकि मानवता के आधार पर हम उनकी कुछ मदद कर पाएँ, जिससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी प्रगाढ़ हो सकें और विश्व स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की मानवता का एक मिसाल पेश किया जा सके। यानी कि हम विदेशों में भेजने की बात क्यों कर रहे हैं? इसका एक कारण ये है कि अन्न भंडारण की जो सुविधा है उसकी कमी है भारत में, जिसके कारण से हम ऐसे नए नए, ये सोच तो अच्छी है कि हम गरीब देशों की मदद करें, लेकिन किस लिए मदद कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास वो सुविधा ही नहीं है। तो पहले हमें आत्मनिर्भर पूरी तरीके से हो जाना चाहिए हर क्षेत्र में, उसके बाद हमें एक्सपोर्ट भी करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोविड-19 के समय में भारत ने अफ़गानिस्तान और कुछ अन्य क्षेत्रों को गेहूँ या अन्य खाद्य उत्पादों को भेजा भी है। तो मानवता भारत के पास है अच्छी मात्रा में, और भारत समय समय पर उसका उपयोग भी करता है। लेकिन जो कोल्ड स्टोरेज हैं, अन्न भंडारण हैं, उसकी संख्या व्यापक रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसमें भारी मात्रा में वित्त मंत्री जी ने निवेश भी किया है, फंड के माध्यम से, कोष के माध्यम से। और दूसरा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को ऐसा माना जाता है कि सनराइजिंग इंडस्ट्री के तरीके से है ये, यानी कि उगता हुआ सूर्य के तरीके से। और ऐसा सही भी है, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में बहुत भारी मात्रा में रोजगारों का सृजन किया जा सकता है, और इससे एक सप्लाई चेन भी बनती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित करने के लिए कोई विशेष क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है, ये छोटे छोटे स्थानों पर भी इसका उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ पूरे भारत में आंवले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और प्रतापगढ़ में भी एक स्थान है गोंडे। गोंडे में, पूरे प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा उत्पादन आंवले का गोंडे में होता है। और गोंडे के पास आप जाएंगे तो गोंडे के बाहर सड़क पे 4 से 10 दुकानें मिल जाएंगी आंवले के। यानी कि जो ज़िला पूरे भारत में आंवले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, उस आंवले से केवल 10, 20, 50, 100 घरों के लोग आत्मनिर्भर हैं उसमें। तो इस बात के पे विचार करने की आवश्यकता है कि कैसे हम आंवले के प्रोडक्शन को ज़्यादा करें, वहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और ज़्यादा स्थापित करें, ताकि जो आंवले का उत्पादन किया जा रहा है उसके लिए वहीं पर ही उसको प्रसंस्कृत किया जाए और मुरब्बा, अचार इत्यादि चीज़ें बनाई जाएं, और उसका भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उसका एक्सपोर्ट भी किया जाए, ताकि प्रतापगढ़ के जो 100, 150, 200 परिवार जो इसमें निर्भर होंगे, आत्मनिर्भर होंगे आंवले के लिए, वो संख्या बढ़ाई जाए। क्योंकि प्रतापगढ़ की जनसंख्या करीब करीब 35 लाख के ऊपर है, 35 लाख के ऊपर जनसंख्या है। यानी कि देखा जाए तो करीब 7 लाख से ज़्यादा परिवार होंगे प्रतापगढ़ में। तो 7 लाख से ऊपर परिवार में से कम 1 लाख परिवार ऐसे होने चाहिए जिनकी आत्मनिर्भरता जो है सिर्फ आंवले के उत्पादन में ही हो जाए। आंवला कच्चे माल के उत्पादन के रूप में, उसको प्रसंस्कृत करने के उद्योग में, फिर उसकी पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगारों का सृजन करके आंवले से ही करीब 1 लाख परिवारों को रोजगार दिया जाए। और उत्तर प्रदेश सरकार की एक नीति है जिसको कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला एक उत्पाद। इसके तहत करीब 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश में, 75 ज़िले हैं, जिसमें प्रत्येक ज़िले में कुछ ऐसे उत्पादों को चिन्हित किया गया है जिनका स्थानीय रूप से उनका प्रचलन है, उनका प्रोडक्शन बढ़ा करके उसका विकास किया जा रहा है स्थानीय स्तर पे। ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें कमी ये है कि ये योजना जैसे 1 साल 2 साल पहले शुरू की गई थी,
इसमें समीक्षात्मक बैठकें निरंतर रूप से होनी चाहिए कि जिस उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद की प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, क्या उसको प्राप्त किया जा सका है या उस ओर हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। और विभिन्न जिलों में जो भी ऐसी संभावनाएं हैं उसको चिन्हित करके उनको भी प्रमोट करने की आवश्यकता है। उदाहरण के रूप में प्रतापगढ़ का आंवला, तो ये एक जो सनराइजिंग इंडस्ट्री बोला जाता है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उसमें भारी मात्रा में निवेश करने की भी आवश्यकता है और इसमें व्यापक रूप से संभावनाएं भी निहित हैं। और तीसरा है मछली पालन। मछली पालन में बहुत भारी संख्या में लोगों का इसमें निर्भरता है, जो तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, चाहे पूर्वी घाट में हो, पश्चिमी घाट में हो, दक्षिणी भारत में हो या द्वीपीय क्षेत्रों में रहते हों, या भारत के जो नदी तंत्र हैं, नदियों के किनारे बसे हुए क्षेत्र हों, वो अंतर्देशीय या समुद्री जल के माध्यम से मछली का उत्पादन भारी मात्रा में करते हैं। और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन वाला देश भी है और पूरे जीडीपी में करीब करीब 1% का योगदान मछली पालन से भी होता है। और प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसको और ज़्यादा प्रमोट करने की भी बात की है और 15 मई के वित्त मंत्री जी के भाषण में भी इसमें निवेश करने की बात की गई है। लेकिन इसमें मछली पालन को आधुनिक रूप से बनाने की आवश्यकता है कि इसका प्रोडक्शन आधुनिक रूप से किया जाए, यानी कि इसका आधुनिकीकरण किया जाए। और जो मछली पालक हैं, जो मछली पालन करते हैं, उनमें गरीबी भारी मात्रा में है, यानी कि उनको अपने उत्पादन का उचित लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस बात की आवश्यकता है कि कैसे हम इसमें भी प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करें कि उनको उचित लाभ मिल पाए। और भारत की मछली में भी जो उत्कृष्ट प्रकार की मछलियां हैं, जिनकी डिमांड हाई रहती है, ज़्यादा मात्रा में डिमांड होती है, जो स्वादिष्ट होती हैं, उनके उत्पादन पे ज़्यादा जोर दिया जाए, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाया जाए ताकि मछली पालक को अच्छे से उसका लाभ मिल सके और जो भारी मात्रा में लोग इस पर निर्भर हैं वो आत्मनिर्भर बन सकें। तीसरा है पशुपालन सेंटर। पशुपालन सेंटर में जैसे एक है जहाँ पे गायों को रखा जाता है, कुछ ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर गायों का प्रबंधन या कहें कि जानवरों का प्रबंधन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, उनके चारे की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं हो पाती है, उनसे ज़्यादा मात्रा में लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर इससे जो पशुपालन सेंटर हैं उससे वो लाभ नहीं मिल पाता है जिसकी अपेक्षा की जाती है। तो पशुपालन सेंटर को कैसे हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं ताकि पशुओं की नस्लों का, ब्रीडिंग्स का, उनके उत्पादन का विकास भी हो, जिससे किसानों में आत्मनिर्भरता बढ़े। और पांचवा है औषधीय पौधा, यानी कि हर्बल प्लांट्स को भी विस्तारित करने की आवश्यकता है। हर्बल प्लांट्स मतलब औषधीय पौधा। और वित्त मंत्री जी ने इसमें भी निवेश करने की बात किए हैं कि हर्बल प्लांट्स को और ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किया जाए। अभी इस समय देखा जाए तो करीब 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हर्बल खेती की जाती है। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 2022 तक करीब इसको विस्तारित करके 10 लाख हेक्टेयर यानी कि करीब 25,000 बीघे तक इसके उत्पादन को बढ़ाया जाए। और हर्बल खेती से 2 फ़ायदे होते हैं। तो किसान को फ़ायदा होता ही है क्योंकि हर्बल प्लांट्स को जब बेचा जाता है तो उससे फ़ायदा उनको ज़्यादा होता है। दूसरा लाभ ये होता है कि औषधीय पौधे के उत्पादन से जो दवा इंडस्ट्री हैं, दवा उद्योग हैं, उनको भी फ़ायदा होता है, उनको कच्चे माल की प्राप्ति होती है, तो इससे डबल फ़ायदा होता है। इसमें एक अवसर ये भी तलाश किया जा सकता है कि जो भी हर्बल प्लांट्स के उत्पादन की बात वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 2022 तक हम 10 लाख हेक्टेयर यानी करीब 4 या 4.25 गुना बड़े क्षेत्र में इसका प्रोडक्शन करेंगे। तो इसमें जो बॉटनी के विद्यार्थी हैं, जो वनस्पति जगत में रुचि रखते हैं, जो शोधकर्ता हैं, उनके लिए भी ये अवसर है कि वो इस बारे में चिंतन करें, मनन करें, विचार करें, आपस में चर्चा करें कि यदि 2.25 लाख हेक्टेयर से 10 लाख हेक्टेयर की भूमि में औषधीय पौधों का उत्पादन किया जाएगा तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से बूस्टअप कर सकता है। क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या ये संभव है, यदि संभव है तो किस प्रकार से इसका प्रबंधन किया जाए,
किसानों को किस प्रकार से इसमें फ़ायदा मिल सके, इस बारे में अभी से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। क्योंकि वित्त मंत्री जी ने तो पूरा लेखा जोखा दे दिया है, सरकारें इसमें काम भी करेंगी, लेकिन जो आम जन हैं, जो विद्यार्थीगण हैं, जो बॉटनी के विद्यार्थी हैं, वनस्पति जगत में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी अवसर है कि वो अपना भी योगदान दे सकें, मतलब बौद्धिक स्तर पर अपना योगदान दे सकें, कि कुछ प्लान बता सकें, कुछ इनिशिएटिव बता सकें, कुछ अपने विचार व्यक्त कर सकें कि कैसे हर्बल खेती में और ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। छठा है टीकाकरण। टीकाकरण में जैसे जो भेड़ हैं, बकरियां हैं, गाय हैं, भैंसें हैं, उनके टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाए ताकि वो स्वस्थ रहें। क्योंकि जब जानवर स्वस्थ रहेंगे तो उनकी जो वस्तुओं की डिमांड है वो ज़्यादा मात्रा में होगी, और जब डिमांड ज़्यादा मात्रा में होगी तो जाहिर सी बात है जो पशुपालक हैं उनको ही फ़ायदा होगा। सातवां है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन में भी वित्त मंत्री जी ने करीब 500 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात किए हैं फंड के माध्यम से। और मधुमक्खी पालन में देखा जाए तो भारत की वह स्थिति नहीं है जो अन्य देशों में है, जैसे कि चाइना में, यूरोप में, अमेरिका में मधुमक्खी पालन जो है अधिक मात्रा में किया जाता है, शहद उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। भारत में करीब करीब 2 लाख लोग ऐसे हैं जो मधुमक्खी पालन करते हैं, तो उनके लिए तो ये अवसर है ही कि वो अपने उत्पादन को बढ़ाएं। कोष का भी इंतजाम किया गया है, तो शहद उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकता है, और इसमें भी आधुनिकीकरण, कुछ अच्छे इनिशिएटिव भी लाए जा सकते हैं, कुछ मॉडर्न टाइप के क्रिएशंस किए जा सकते हैं कि मधुमक्खी पालन करके हम ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर सकें और किसानों को ज़्यादा लाभ मिल सकें। अगला है 8वां सब्जी या फल उत्पादन। यानी सब्जी हो या फल हो, वो ऐसे उत्पाद होते हैं जिनके ख़राब होने की जो डर है, यानी कि जो संभावना है वो ज़्यादा होती है। तो सरकारों को, राज्य सरकारों को MSP या कुछ ऐसे बाज़ार की व्यवस्था करना चाहिए जहाँ से वो अपने फल और सब्जी का जल्दी से बेच सकें, ख़राब होने से पहले ही बेच सकें, ताकि किसानों को नुकसान ना हो। और अगला है ई ट्रेडिंग। 9वां जो पॉइंट है ई ट्रेडिंग, यानी कि अभी टेक्नोलॉजी के ज़माना हो गया है, तो किसान टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने उत्पादों को कैसे बेच सकें, उनका विपणन कैसे कर सकें, मार्केटिंग कैसे कर सकें, इस बात पर भी जोर देने की आवश्यकता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी विभिन्न प्रकार के पोर्टल बनाए हैं जिसमें किसान अपने उत्पादों का विपणन कर सकते हैं, बाज़ार एक प्रकार से डिजिटल बाज़ार बना सकते हैं, उसमें अपने सामानों को बेच सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी इसका विकास किया जा सकता है कि किसानों के उत्पादन को इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार मुहैया कराया जा सके। और बाज़ार तो एक बड़ी चीज़ होती है कि किसान का जो भी उत्पादन हुआ है उनको उनके बिक्री के लिए एक बाज़ार की भी व्यवस्था हो कि वो बाज़ार में जाएं, अपने सामानों को बेच सकें। और बाज़ार में भी जैसे अंतर प्रांतीय बाज़ार हों, उत्तर प्रदेश का किसान है तो मध्य प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में जाकर के बेच सके, बिहार का है तो पश्चिम बंगाल में जाकर अपने उत्पाद को बेच सकें। इसमें थोड़ा सा सरलीकरण किए जाने की आवश्यकता है ताकि किसी प्रकार का बाज़ार की जो संभावनाएं हैं उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, जिससे किसानों को फ़ायदा हो। और जो 11वां पॉइंट है वो सबसे प्रासंगिक पॉइंट है, वो है उचित दाम, यानी कि किसानों को उचित दाम मिले। क्योंकि ऐसा होता है कि जब कभी प्रोडक्शन अधिक मात्रा में हो जाता है, डिमांड कम होता है, या किसी अन्य कारणों की वजह से भी, जैसे कि भारत जो है मानसून पे पूरी तरीके से निर्भर है, प्राकृतिक वर्षा के ऊपर निर्भर है, तो कभी कभी प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो उनको अपने सामानों को उचित दाम नहीं मिल पाता है। कई बार उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो उनके सामानों की बिक्री नहीं हो पाती है, उचित दाम नहीं मिल पाता है। तो सरकारों को इस ओर भी बढ़ना चाहिए कि MSP यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस विभिन्न उत्पादों तक विस्तारित करके उनके सामानों को उचित दाम पर खरीदा जाए, ताकि उनको किसी प्रकार का हानि ना हो। और किसानों को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। और भारत की जो 60% से ज़्यादा आबादी जो गाँवों में प्रत्यक्ष रूप में रहती हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और सारे इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। उन पे काम करना चाहिए, उन पे निवेश करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए, और विभिन्न इनिशिएटिव समय समय पर लिए जाना चाहिए ताकि
ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बन सके, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बन सके। तो अंत में यदि मैं एक लाइन में कहूँ कि क्या भारत सचमुच आत्मनिर्भर बन सकता है, तो मैं कहूँगा हाँ, भारत सचमुच आत्मनिर्भर बन सकता है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक कदम उठाने के बाद। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इतनी देर तक बने रहने के लिए, मेरी बातों को सहने के लिए आपका धन्यवाद कि आपने मेरी बातों को सुना। जो विचार आपको अच्छे लगे हों या बुरे लगे हों, या आपके कुछ अपने विचार हों, उसको बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, ताकि कुछ नए विचार आ सकें जिस पे हम लोग बातचीत कर सकें। चलिए, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। खुश रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने देश का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।